नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून पर नजर डालेंगे। एक ऐसा कानून जिसने घर की चारदीवारी के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को एक नई कानूनी पहचान दी। हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की। चलिए इस बेहद जरूरी कानून को और इसके असर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये एक सिविल कानून है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि हिंसा का सामना कर रही महिला को फौरन सुरक्षा और राहत दिलाना है। और यही चीज इसे ज्यादा एक्सेसिबल बनाती है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया तेज होती है और पीड़ित को क्रिमिनल केस की लंबी और मुश्किल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। इस कानून की असली ताकत अब जानते हैं कहाँ है? इसकी नींव में। और वो नींव है घरेलू हिंसा की एक बहुत ही वाइड और इंक्लूसिव परिभाषा। ये कानून इस बात को समझता है और मानता है कि हिंसा के कई रूप होते हैं। ये सिर्फ शारीरिक चोट तक ही सीमित नहीं है। कानून की धारा 3 के मुताबिक कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसा बर्ताव जो पीड़ित के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, जीवन या उसके मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कल्याण को नुकसान पहुंचाता है या खतरे में डालता है, वो घरेलू हिंसा है। और इस परिभाषा को जानबूझकर इतना व्यापक रखा गया है ताकि दुर्व्यवहार के हर छोटे बड़े रूप को इसके दायरे में लाया जा सके। चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। कानून 4 मुख्य तरह के दुर्व्यवहार की पहचान करता है। पहला तो है शारीरिक दुरुपयोग, यानी कोई भी मारपीट, जो हम सब समझते हैं। दूसरा है लैंगिक दुर्व्यवहार, जिसमें किसी भी तरह का अपमानजनक यौन व्यवहार शामिल है। तीसरा मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, जैसे लगातार ताने मारना, बेइज्जत करना या धमकियां देना। और चौथा, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है आर्थिक दुरुपयोग, मतलब किसी महिला को घर चलाने के लिए पैसे ना देना या उसकी अपनी कमाई छीन लेना। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो मदद के लिए वो कहाँ जाएं, किसकी मदद लें? तो अच्छी बात यह है कि ये कानून सिर्फ समस्या को बताकर रुक नहीं जाता, बल्कि मदद के लिए एक पूरा सिस्टम भी तैयार करता है। और इस सिस्टम की सबसे अहम कड़ी है संरक्षण अधिकारी या प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए वो अधिकारी होते हैं जो पीड़ित और कानूनी सिस्टम के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई महिला मदद मांगती है, तो संरक्षण अधिकारी का काम शुरू होता है। वो मजिस्ट्रेट की मदद करते हैं और एक घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज करते हैं। फिर वो पीड़ित की ओर से राहत के लिए कोर्ट में अर्जी डालते हैं और ये भी पक्का करते हैं कि उसे मुफ्त कानूनी सलाह मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो वो एक सुरक्षित शेल्टर होम और मेडिकल मदद का भी इंतजाम करते हैं। मतलब ये एक पूरी तरह से 360 डिग्री सपोर्ट प्रणाली है। तो ठीक है, मदद की प्रक्रिया शुरू हो गई, पर अब सवाल ये है कि पीड़ित को असल में किस तरह की राहत मिल सकती है। तो ये कानून मजिस्ट्रेट को 5 तरह के बहुत मजबूत आदेश जारी करने की शक्ति देता है, जो फौरन और लंबे समय तक सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है संरक्षण आदेश। आप इसे एक तरह का रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर समझ सकते हैं, जो दुर्व्यवहार करने वाले को किसी भी तरह की हिंसा करने या फिर पीड़ित से किसी भी तरह से संपर्क करने से तुरंत रोकता है। ये तत्काल सुरक्षा के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगला है निवास आदेश, जो एक महिला के साझी गृहस्थी, मतलब उसके घर में रहने के अधिकार को बचाता है। यह सच में एक बड़ा कदम था, क्योंकि इसने पहली बार एक महिला को उसके वैवाहिक घर में रहने का कानूनी अधिकार दिया, भले ही वो घर उसके नाम पर हो या ना हो। फिर आता है धनयानुतोष या मॉनेटरी रिलीफ। अब ये सिर्फ गुजारा भत्ता नहीं है, ये उस आर्थिक नुकसान की सीधी सीधी भरपाई है जो हिंसा की वजह से हुआ है। इसमें कमाई का नुकसान, इलाज का खर्च और महिला और उसके बच्चों के रख रखाव का खर्च सब कुछ शामिल है। ये कानून अभिरक्षा आदेश के जरिए बच्चों की सुरक्षा को भी सबसे ऊपर रखता है। मजिस्ट्रेट बच्चों की अस्थायी कस्टडी पीड़ित को दे सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि दुर्व्यवहार करने वाले से मिलना बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, तो अदालत उस पर भी रोक लगा सकती है। और आखिर में है प्रतिकर आदेश। ये धनिया अनुतोष से थोड़ा अलग है। ये सीधे तौर पर उस चोट की भरपाई करता है जो हिंसा के कारण हुई है, शारीरिक भी और भावनात्मक भी, जैसे कि मानसिक पीड़ा और भावनात्मक तकलीफ के लिए मुआवजा।
तो अब समझते हैं कि आखिर ये कानून इतना अहम क्यों है। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के मामले में एक मील का पत्थर है, जिसने कानूनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इस कानून की आत्मा बसती है इसकी धारा 17(1) में, जो कहती है घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा। ये एक लाइन एक महिला को उसके अपने घर में रहने का मौलिक अधिकार देती है, जो सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस कानून की असली शक्ति इसके सिविल नेचर में है। देखिए, क्रिमिनल कानून का ध्यान होता है अपराधी को सजा देने पर ये जो सिविल कानून है, इसका ध्यान पीड़ित को सुरक्षा और राहत देने पर होता है। इसीलिए इस कानून के तहत प्रक्रिया काफी तेज है और इसका लक्ष्य हिंसा को रोकना है, न कि सालों तक चलने वाली कानूनी कार्रवाई में उलझना। तो ये कानून सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तो देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि हर महिला की उसके अपने घर में सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए इस कानूनी ढांचे के अलावा हमें और क्या करने की जरूरत है।